सिर्फ गोलगप्पे खाने वाली बहू। चारों ओर शादी का माहौल छाया हुआ था। फूल और लड़ियों की साज बाज की चमक पूरे घराने को चकाचौंध कर रही थी। बारातियों के भीड़ के बीच दुल्हन के जोड़े में खड़ी गौरी अपने पति प्रणव के साथ फोटो खिंचवाते हुए मन में कहती है, ये बारातियों का जमावाड़ा जाने कब मुझे अकेला छोड़ेगा। मेरी मनपसंद गोलगप्पे की गूंज कब से मुझको अपने पास बुला रही है। बारातियों की भीड़ घंटों गौरी को घेरे हुए थी, जिसे देख उसकी सास सुधा कहती है, अरे सारे के सारे वेटर जाने कौन से थिएटर में लगे पड़े हैं। जल्दी से दुल्हा दुल्हन के खाने की मेज लगाओ। थोड़ी ही देर में खाने की मेज सज धज कर तैयार हो जाती है। सुधा, प्रणव और गौरी एक साथ मेज पर बैठ जाते हैं। फिर सुधा कहती है, बहू तू इतनी शांत सपाट क्यों बैठी है। तेरी शर्मीली सूरत देखकर लग रहा है जैसे तू शर्मा रही है। अरे इतना भी शर्माने की जरूरत नहीं। अरे सासू माँ, शर्म तो आज तक मेरी सैंडल भी नहीं की, तो भला मैं क्यों करने लगी। फिर इतने गौर से तेरी निगाह आखिर क्या तलाश रही है। गोल गोल गोलगप्पे। सासू माँ, गौरी सिर्फ तीखी मसालेदार गोलगप्पों की दीवानी है। अच्छा, तो तू अपना गोलगप्पे खाकर ही गीला करेगी गला। अरे कोई गोलगप्पे परोसो मेरी बहू को। मेज पर गोलगप्पे आए अभी 1 मिनट ही नहीं हुआ था कि गोलगप्पे खाने की शौकीन गौरी उन पर टूट पड़ती है और कहती है, वाह वाह, क्या तीखी गोलगप्पे थे, मजा ही आ गया। और उसका खट्टा चटाकेदार पानी तो लाजवाब था। विदाई के बाद गौरी अपने पति प्रणव के संग ससुराल आती है, जहां सुधा उसकी आरती उतार कर कहती है, ससुराल में तेरा स्वागत है बहू। कलश को दाहिना कदम लगाकर भीतर प्रवेश कर। सभी रस्मों के खत्म होने के बाद गौरी अपने पति के साथ कमरे में चली जाती है, जहां प्रणव शायराना अंदाज में कहता है कि तेरे इश्क में कुछ इस कदर डूब जाऊं, कि तेरे इश्क में कुछ इस कदर डूब जाऊं, तू मेरा गुलाब जामुन और मैं तेरी चाशनी बन जाऊं। प्रणव, आपको पता है ना मुझे मीठा नहीं पसंद, इसलिए अपनी ये स्वीट शायरी बंद कीजिए। मैं आपकी शुगर शायरी सुनकर अपनी गोलगप्पे के स्वाद को गंवाना नहीं चाहती। गुड नाइट। ये बोलकर गौरी सो जाती है और प्रणव खुद से कहता है, अरे हाय रे फूटी किस्मत, मेरी मधुर शायरी ने मेरे सारे सपनों को अर्श से फर्श पर पटक दिया। सो जा प्रणव, पछताने से कोई फायदा नहीं। अगली सुबह 12 बज गए हैं। मैं इतनी देर दोपहर तक कैसे सो सकती हूँ। सुधा झटपट से नहा धोकर नीचे आती है, जहां रसोई घर एकदम उदास पड़ा हुआ था और गौरी सोफे पर पसरी हुई गोलगप्पे खा रही थी। गौरी बहू, आज तेरी पहली रसोई की रस्म है और तू बैठी बैठी गोलगप्पे के मजे लूट रही है। माँ जी, क्या है ना, खाना पकाना तो मुझे आता ही नहीं, तो रसोई घर का रुक करके भी मैं कौन से झंडे गाड़ लेती। इसीलिए मैंने सोचा। हाँ हाँ, इसीलिए तूने सोचा कि क्यों ना गाय भैंस की तरह गोलगप्पे की जुगाली हो जाए। वैसे ये गोलगप्पे आए कहाँ से। वो एकाएक गली में गोलगप्पे का ठेला आ गया, तो मैंने इन्हें खरीद लिया। मेरे पेट भरने का जुगाड़ हो गया माँ जी। जरूर वो कमबख्त गोलगप्पे वाला गुलजार होगा। उस मुए को भी इसी गली से गुजरना होता है जहाँ मेरा घर है। माँ, ये आप दोनों ने सवेरे सवेरे सास बहू और साजिश की प्रदर्शनी करने की ठान ली है। अरे दफ्तर के लिए देरी हो रही है, जल्दी से नाश्ता बना दो। सुधा नाश्ता बनाकर अपने बेटे प्रणव को परोस देती है। तभी गौरी अपने कमरे का रुख करती है और सुधा से कहती है, अरे कहाँ जा रही है तू, नाश्ता नहीं करेगी। ओफो सासू माँ, ये फीका बेस्वाद खाना खाकर मेरे मुंह का स्वाद बिगड़ जाएगा। अभी मैंने भरपेट गोलगप्पे खाए हैं। वैसे भी गौरी तो सिर्फ गोलगप्पे की दीवानी है। गुजरते हुए हर एक दिन के साथ गौरी के गोलगप्पे खाने की आदत परवान चढ़ जाती है। वो कभी हाट बाजार में गोलगप्पे खाया करती, तो कभी गली में गोलगप्पे वाले को आता देख उनसे गोलगप्पे खरीदकर पेट भर लिया करती। ये देख सुधा उसे टोकते हुए कहती है, अरे गौरी बहू, इन गोलगप्पे के आगे तुझे घर का खाना जरा भी नहीं सुहाता। इतना तीखा खट्टा सेवन करना सेहत के खातिर खतरा है। माँ जी, मेरे गोलगप्पे चीख चीख कर कह रहे हैं कि आप गौरी और उसकी गोलगप्पे के बीच में ना आए। इन गोलगप्पों के पीछे तेरा पेट पहाड़ हो चुका है।
मगर एक दिन तुझे पछताना ना पड़े तो मैं भी तेरी सास नहीं। एक दिन प्रणव दफ्तर से जल्दी घर आ जाता है, जिसे देख सुधा कहती है, अरे प्रणव बेटा, आज तू बड़े ही सवेरे घर लौट आया। हाँ माँ, आज दफ्तर में ज्यादा काम नहीं था। अरे एक काम कर, बहू को संग ले जाकर बाजार से कुछ साग सब्जी ले आ, मेरा मन कुछ ठीक नहीं। गौरी प्रणव के साथ बाइक पर बैठकर बाजार आ जाती है, जहां उसके कानों में गोलगप्पों की गूंज सुनाई देती है। गोलगप्पे खा लो, तीखे चटपटे गोलगप्पे खाओ, तरो ताजा हो जाओ, आ गया एकदम सस्ता गुलजारी गोलगप्पा। गौरी प्रणव का हाथ पकड़े गोलगप्पे वाले के पास आती है। अरे आओ आओ भौजाई, कहो गुलजार गोलगप्पे के पास तुम्हारा स्वागत है। अरे जरा जल्दी से एकदम तीखा रसीला गोलगप्पा खिला दो, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। गुलजार एक एक करके गौरी को प्लेट में तीखे गोलगप्पे परोसता है और गौरी कहती है, ओह आई एम सॉरी प्रणव, कब से अकेले ही गोलगप्पे खाए जा रही हूँ, तुम्हें पूछना तो भूल ही गई मैं। ये गोलगप्पे तुम ही खाओ, मुझे जंक फूड की आदत नहीं है। अरे एक बार खा के तो देखो। प्रणव को आनाकानी करता देख गुलजार गोलगप्पे वाला कहता है, अरे खा लो भाई, गोलगप्पे का नशा तो सभी पर छा जाता है, और अगर तीखा हो तो मजा ही आ जाता है। गौरी के कहने पर प्रणव गोलगप्पे खा लेता है। कुछ देर बाद दोनों घर लौटते हैं, जहां सुधा कहती है, अरे तुम दोनों खाली हाथ झोला लिए क्यों चले आ रहे हो? साग सब्जी लाने को बाजार भेजा था ना। और प्रणव, तू इतना सिसक क्यों रहा है? वो माँ जी, आज उन्होंने गोलगप्पे खाए हैं इसीलिए। अरे तुझे इन गोलगप्पों के सिवाय कुछ और सोचता नहीं क्या? देख बेचारे की सिसकियां बंद नहीं हो रही। अगली सुबह प्रणव के पेट में जोरों की गुड़गुड़ और उठती है और वो पेट पकड़े बाथरूम की तरफ दौड़ता है। तभी गौरी दरवाजा पीट कर कहती है, प्रणव प्लीज दरवाजा खोलो प्रणव। अरे तुमने कहा था ना मुझे गोलगप्पे खाने के लिए, तुम्हारे कारण मेरी हालत पतली हो गई है। अरे ये सारा प्रवचन बाहर आकर सुनाना, अगर मेरे सब्र का बांध टूट गया तो यही रायता फैल जाएगा। ये सब कुछ तेरे गोलगप्पे में मिले मिर्च मसाले के कारण हो रहा है। जहाँ गोलगप्पे देखती नहीं कि कूद पड़ती है। प्रणव के पेट की बिगड़ी हालत तेरे गोलगप्पे के कारण है। सवेरे से सैकड़ों चक्कर लगा लिया है तुम दोनों ने। मैं तो कहती हूँ ऐसा जान पड़ रहा है जैसे इस घर की जगह ये शौचालय तेरे ससुराल बन गया हो। एक तो मेरे पेट से परेशान हूँ मैं, ऊपर से ये ओल्ड लेडी सासू माँ की बकैती बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। सुधा के घरेलू उपचार से प्रणव का पेट तो ठीक हो जाता है, मगर गौरी के पेट की समस्या बिगड़ती चली जाती है। एक सवेरे वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। सुधा भागकर उसके पास आती है। प्रणव और सुधा गौरी को अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर उसकी जांच पड़ताल करता है। तब गौरी बेहोशी से बाहर आती है। मिसेस प्रणव भारद्वाज, ज्यादा मिर्च मसाले के सेवन से आपके लिवर में सूजन आ चुकी है, इसलिए आपको बाहरी खान पान का पूरा परहेज करना होगा। डॉक्टर के बाद गौरी को सुधा समझाते हुए कहती है, देख ले बहू, तेरे गोलगप्पे ने आज तुझे अस्पताल में लाकर पटक दिया। अरे गोलगप्पे मोमो टोमो कभी कभार चल जाते हैं, मगर हमेशा नहीं बहू। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, आपकी लाख समझाने के बावजूद भी मैंने अपनी मनमानी की। आगे से मैं फिर कभी गोलगप्पे नहीं खाऊंगी। तकरीबन एक सप्ताह के बाद गौरी घर आ जाती है और सेहत संभालने के बाद वो चाव के साथ अपनी सास से खाना बनाना भी सीख जाती है। और गौरी के गोलगप्पे खाने की आदत घर के खाने में पूरी तौर से तब्दील हो जाती है। भूत और चुड़ैल का रेसिंग। दूर दराज एक बेहद ही घना जंगल था, जिसके भीतर अनेकों भूत और चुड़ैलों का समुदाय वास करता था। वो बारी बारी से हर रात शिकार भेद कर उन्हें जंगल में ले जाया करते थे। रात का अंधेरा घिर आने पर भूत की टोलियां चुड़ैल से कहती हैं, चलो चलो चुड़ैलो, आज आहार लाने की बारी तुम्हारी है। सभी चुड़ैल झुंड में उड़ती हुई बड़े से हाईवे पर आकर रुक जाती हैं। कुछ देर बाद पहाड़ सिंह नाम का एक शख्स ट्रक में सवार होकर वहाँ से गुजरता है। अरे छबीली, देख वो चला रहा है हमारा शिकार, चल जल्दी से भेष बदल लेते हैं। चुड़ैल उसी पल एक खूबसूरत लड़कियों का भेष धरकर बीच सड़क पर खड़ी होकर पहाड़ सिंह को ट्रक रोकने का इशारा करती है। ओ गड्डी जांदी छलांगा मार दी, मैनू याद आए मेरे यार दी। ओ गड्डी जांदी छलांगा मार दी, मैनू याद आए मेरे यार दी।
ओए नी जेड़ी रात चोए दो कुड़ी कितो चकूद पड़ी। पहाड़ सिंह नीचे उतर आता है। तभी दोनों चुड़ैल अपने भेष में आकर कहते हैं, जाने कौन सा हाथी ब्रांड खाता है ये गैंडा, जो हम चुड़ैल इसकी गर्दन धड़ पकड़ नहीं पा रही। भूख से बेचैन चुड़ैल अपना विशाल कद धर कर उसे धर दबोचती हुई जंगल का रुख करती हैं और पहाड़ सिंह कहते हैं, ओए चुड़ैल जी और रब दे वास्ते मैनू छड़ दियो। अरे छबीली चुड़ैल, लगता है सरदार जी की सांस अटकने को हो रही है। ओए मैं सिंपल सा बंदा, पर तुसी दोनों चुड़ैल मैनू फ्लाइंग जेट बना देता हैगा। कुछ ही देर में चुड़ैल उसे जंगल में लाकर पटक देती है, जहाँ भूतों की टोली आंखें बड़ी करके मुंह से लार टपकाते हुए कहते हैं, अरे वाह चुड़ैलो, आज तुम्हारे जंगल में इतना तगड़ा शिकार, इसे खाकर तो हम भूतों की हफ्ते भर की भूख मिट जाए। शिकार को खाने के खातिर भूत और चुड़ैलों के बीच जंग छिड़ जाती है, जिसके बाद भूत कहते हैं, तुम चुड़ैल हमसे चालबाजी कर रही हो। जब हम भूत शिकार खोज कर लाते हैं तब की। सारे भूत और चुड़ैल की टोली शिकार के पीछे लड़ने लगती है। तभी भूतों का सरदार वहाँ आकर गुस्से से कहता है, शमशान घाट के मुर्दों, ये भूत प्रेत की नगरी को आधी रात मछली बाजार क्यों बनाया है? इस पर भूत और चुड़ैल अपनी अपनी दलीलें पेश करते हैं। तो ये सारी भिड़ंत बोटी के चलते हो रही है। वैसे क्या तुम कोई सुझाव देना चाहते हो जिससे मसला हल हो? सरदार, कुछ दिन पहले हम चुड़ैल ने कुछ फौजियों को भागा दौड़ी करते देखा था। इस शिकार को हम चुड़ैल उस बरगद की बंजर डाल पर लटकाएंगे। जो भी रेस कंपटीशन में सबसे पहले वहां पहुंच जाएगा, ये शिकार उसी का। थोड़ी ही देर में सभी भूत और चुड़ैल रेसिंग कंपटीशन की कतार में खड़े होते हैं, जहां शैतान सरदार कैप्टन बनकर कहते हैं, चलो तैयार हो, पहाड़ सिंह का शिकार कर। भूत और चुड़ैल रेस में शामिल होकर दौड़ते हुए पेड़ पर टंगे शिकार की ताक में लार टपकाते हुए भागते हैं। भूतों का सरदार कहता है, अरे भाग मिलकर भाग। चुड़ैल चालबाजी करके दौड़ते दौड़ते हवा में उछलकर शिकार पर धावा बोलती है, हम चुड़ैल ये रेस कंपटीशन जीत चुकी हैं, अब ये शिकार हमारा है। हम चुड़ैल ये रेस कंपटीशन जीत चुकी हैं, अब ये शिकार हमारा है। अरे सरदार, इन चुड़ैल ने चालबाजी करके ये रेस कंपटीशन जीता है। अरे चालाकी से ही सही, ये चुड़ैलों की फौज ये रेस कंपटीशन को जीत गई है। सभी चुड़ैल भूतों को ललचाते हुए पहाड़ सिंह के ऊपर झपटती हैं और वो कहता है, ओए भूतनी के भूतों, खड़े की हो, बचाओ मैनू चांडाल चुड़ैल ते। अरे छबीली चुड़ैल, ये पहाड़ सिंह तो भीगी बिल्ली निकला, देख कैसे छटपटा रहा है। इसको पता चल चुका है कि ये पहाड़ सिंह हमारे पेट में पड़ने वाला है। चुड़ैल पहाड़ सिंह को खा जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात शैतानों का सरदार भूत और चुड़ैल से, सुनो, मेरे रूप की रानी और चोरों के राजा, जाओ एक साथ शिकार लेकर आओ। जी सरदार। जी सरदार। आधी रात मुर्दों की टोली इंसानों की खोज में निकल पड़ती है। तभी भूत चुड़ैल से कहते हैं, अरे ओम वशक्कली, वो देखो शिकार चला रहा है, अब जल्दी से तुम चुड़ैल अपना छलाइन शुरू करो। अरे झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम। अरे ये शराब भी ना साली बड़ी कुत्ती चीज है, एक बार चढ़ जाए तो मदहोश कर देती है। तभी एकाएक वो चुड़ैल रूपवती का स्वांग रचकर उसके पास प्रकट हो जाती है और कहती है, वाह क्या दर्द है तुम्हारी आवाज में, वाह वाह। क्या राग छेड़ा है तुमने जानी। अरे इतनी रात के तुम कुंवारी कन्याएं इस सुनसान डगर पर क्या कर रही हो? तुम्हारा इंतजार। चुड़ैल उसको अपनी बातों में उलझाती है। उसी पल भूत छब्बू को घेर कर कहता है, हमसे मिलो, हम हैं तुम्हारे जान के असली मालिक। भूतों का खूंखार भयावह रूप देख झब्बू का नशा चूर चूर होता है और वो फुर्ती से भागने लगता है। अरे दादा, भूत, अरे भाग झब्बुआ। वो भागते भागते सड़क पर गिर जाता है और सभी उसे लेकर जंगल में लौटते हैं, जहाँ भूत का सरदार कहता है, अरे मेरे बेवकूफ भूतों, ये कैसा मरियल शिकार धर पकड़ लाए हो? अब क्या इसके खातिर रेस कंपटीशन होगा? सरदार, हम चुड़ैल इस नशेड़ी का दारू वाला लहू पीने के लिए अपने पैरों को तकल्लुफ नहीं देना चाहती। हम चुड़ैल को तंदुरुस्त बोटियां खाने की आदत है, हमें इन भूतों की तरह ये ढीला पीला शिकार नहीं जमता है।
अरे चुड़ैल, तुम साफ सीधे क्यों नहीं कहती हो कि हम भूतों के साथ रेस कंपटीशन में हार जाओगे, इसीलिए पहले ही कदम पीछे हटा रही हो। अरे ओ बिन भेजे के भूत, हम चुड़ैल तुझसे डरेंगी क्या? इतने बुरे दिन नहीं आए, अब तो ये रेस कंपटीशन एक बार फिर से होगा। भूत और चुड़ैल मिलकर रेस कंपटीशन की होड़ में जुट जाते हैं। आधी रात भूत और चुड़ैलों की रेस शुरू होती है। अरे छबीली, तेज चल, हमें ये रेस जीतनी होगी। तुम चुड़ैल चाहे जितनी चटकीरी कर लो, इस बार की रेस कंपटीशन में हम भूत तुम्हें हराएंगे और इसको मिल बांट कर खाएंगे। सारे भूत चुड़ैल तेज रफ्तार से भागते हुए एक साथ दौड़ को पूरा करते हैं और शैतानों का सरदार कहता है, भैया हो, बधाई हो, तुम सभी रूप को रानी और चोरों के राजाओं ने एक साथ इस दौड़ को पूरा किया है, इसलिए आज ऐलान जश्न होगा। अरे मगर इस एक मरियल से इंसान में तो इतना मांस भी नहीं कि हम सबका पेट भर सके। अरे सालों से शिकार मिल बांट कर ही तो खा रहे हैं, इस बार भी सही। सभी भूत चुड़ैल एक साथ मिलकर उस शख्स को मारकर उसकी बोटियों को आपस में मिल बांट कर खा जाते हैं। ऐसे ही समय गुजरता जाता है। हर एक रात भूत और चुड़ैल लोगों को बंदी बनाकर लेकर आते हैं और रेस कंपटीशन करके उन्हें खाया करते थे। एक रात की बात है, सभी भूत चुड़ैल एक साथ कई जिंदा इंसान को धर पकड़कर जंगल के भीतर लेकर आते हैं। शैतानों के सरदार का परचम बुलंद रहे। देखो सरदार, आज हम सभी भूत चुड़ैल एक साथ कई जिंदों को मुर्दा बनाने के लिए लेकर आए हैं। अरे बेवकूफ भूतों, सरदार की लार टपकता देख ऐसा आभास हो रहा है कि वो हमारे लाए शिकार को अकेले ही हड़पना चाहते हैं। चुड़ैल के बहकावे में आकर भूत भड़कते हुए कहते हैं, अरे सरदार, तुम तो बिना दौड़े दौड़े ही हमारा लाया मांस मुफ्त में ठूस लेते हो। आज तुम्हें भी हमारे साथ इस रेस कंपटीशन में भागीदारी को दिखाना होगा। अरे तुम बेवकूफ भूत, इन चार चुड़ैल की चाल में आकर मुझसे बगावत करोगे? ठीक है, ये दौड़ होगी, मगर अगर इस कंपटीशन को मैंने जीता तो तुम ताउम्र मेरे लिए शिकार खोज कर लाते रहोगे। हमें मंजूर है। हमें मंजूर है। हमें मंजूर है। सभी भूत चुड़ैल और सरदार एक साथ दौड़ में प्रतिभागी होते हैं और सरदार भूत को तमंचा जड़कर कहता है, क्यों मेरे भगौड़े भूतों, ऐसे कछुए की चाल चलोगे तो दौड़ क्या खाक पूरी करोगे? और तुम छलाइन चुड़ैल, तुम्हारे फूल से पाँव भी एकदम पीछे, ऐसे करोगी दौड़ पूरी? तेज कदमों से भागते हुए भूतों का सरदार रफ्तार के साथ रेस को पूरा करता है। भैया हो, मैं जीत गया। अब दोबारा ऐसा कोई कंपटीशन फिर नहीं होगा। तुम सब मिलकर मेरे लिए एक साथ आहार लेकर आओगे। इस तरह शैतान के सरदार को जीत के उस रोज के बाद से भूत और चुड़ैल के बीच फिर कभी कोई रेस देखने को नहीं मिली। जादुई सोने की कंघी। अलका एक बेहद ही सुंदर लड़की थी। उसका सुंदर नया नक्श, गोरा चिट्टा चेहरा और लंबे घने बाल उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते थे। वो अपने माता पिता मुग्धा और रसिक के साथ रामपुर गांव में रहा करती थी। आज सवेरे जैसे ही उसकी आंख खुली तो उसके बिछौने के चारों ओर बाल बिखरे हुए थे। ये बिस्तर पर इतने सारे बाल कहाँ से आए? वो जैसे ही अपने बालों में हाथ फेरती है, बहुत सारे बाल उसके हाथों में सिमट आते हैं। ये मेरे बाल इतने ज्यादा कैसे झड़ने लगे? माँ, जल्दी आओ। अलका की माँ मुग्धा उसके पास आकर कहती है, अरे अलका, ये क्या बला है? तेरे बालों का ये हाल? अलका आंसू बहाते हुए शीशे में खुद को निहारती है, जहाँ उसके आधे से ज्यादा बाल झड़ चुके होते हैं। ये देख अलका माता पिता के संग अस्पताल पहुंचती है, जहाँ डॉक्टर उसके बालों की भली भांति जांच पड़ताल करता है और मुग्धा डॉक्टर से पूछती है, डॉक्टर साहब, यूं अचानक अलका के बाल झड़ने का क्या कारण है? देखिए, आपकी बेटी को एलिप्सिया नामक बीमारी है। इस बीमारी में व्यक्ति के सिर के बाल भारी मात्रा के साथ झड़ने लगते हैं और व्यक्ति गंजेपन का शिकार हो जाता है। डॉक्टर, मेरी बच्ची को बालों से बेहद लगाव है। कैसे भी करके आप मेरी बेटी के बाल सही कर दीजिए, वरना सच जानकर उसका बुरा हाल हो जाएगा। पैसे की परवाह मत कीजिए, हम अपनी प्यारी बच्ची के बालों की बीमारी के इलाज में भरसक खर्चा करेंगे। देखिए, बात पैसे की नहीं, दरअसल अब तक इस एलिप्सिया बीमारी का कोई भी इलाज नहीं आया। आई एम सॉरी, हम कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर और मुग्धा के बीच चल रही बात अलका के कानों में पड़ जाती है। गुजरते दिन के साथ अलका के सिर पर गंजापन छा जाता है। बेटी के बालों के पीछे उसके माता पिता सारी जमा पूंजी झोंक देते हैं, मगर अलका के बाल नहीं आते। रोजाना की तरह आज जब अलका कृष्ण की पूजा करने मंदिर आती है तो उसकी सखी सुचिता कहती है, ये देखो,
हमारे गिरधर की गंजी गोपी आ गई। बड़ा गुमान था इसे अपने लंबे घने केश पर। अब इस गंजे भेष के साथ सारा गरूर टूटकर बिखर गया होगा। ऐसा सुनकर अलका रोती बिलखती घर लौट आती है, जहाँ मुग्धा कहती है, मना किया था ना, मत जा मंदिर, फिर क्यों गई बिटिया? जाने इसके बालों के चलते और क्या देखना बच गया है। इसके बाल ने हमको कंगाल बनाकर धर दिया। सारी धन संपत्ति चली गई, फिर भी इसके बाल नहीं लौटे। जाने कौन करेगा हमारी इस बिना बाल वाली बेटी से ब्याह। इस पर अलका अपने आप को कमरे के भीतर बंद करके बिछौने के बगल में धरे भगवान श्री कृष्ण की मूर्त के सामने दहकती हुई कहती है, क्यों मुरली मनोहर, मेरे बालों की बलि लेकर क्या मिला आपको? केश के बिना एक लड़की का रूप चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, वो अधूरा ही जान पड़ता है। अलका के आंसू भगवान की मूर्ति को भिगो रहे थे। रोते हुए अलका नींद की गहराइयों में चली जाती है, जिसके साथ भगवान कृष्ण उसे स्वप्न दर्शन देते हैं। जागो अलका। प्रभु, आप आज भगवान भक्त से भेंट करने आए हैं? हाँ अलका, ये लो, ये एक जादुई सोने की कंघी है। जैसे ही तुम अपने केश काढ़ोगी, तुम्हारे सिर पर स्वर्णिम बाल उगाएंगे और तुम पहले से भी ज्यादा रूपवती हो जाओगी। अलका जैसे ही पलकें झपकती है, उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो देखती है कि वही जादुई सोने की कंघी उसके हाथों में है। ये तो वही जादुई कंघी है जो कान्हा ने मुझे दी थी। अलका आईने के आगे आकर जैसे ही जादुई सोने की कंघी को अपने गंजे सिर पर फेरती है, उसके सिर पर एकाएक अनगिनत सोने के सुनहरे बाल उगाते हैं, जिसे देख अलका की आंखें एकदम बड़ी हो जाती हैं। सोने के बाल? ये तो सचमुच में जादू हो गया। माँ, बाबूजी, मेरे बाल लौट आए हैं। उसके माता पिता अलका के सोने के बाल देखते हैं और मुग्धा कहती है, सोने के बाल? ये किसका कमाल है? माँ, मेरी मुरली मनोहर ने मुझे ये जादुई सोने की कंघी दी है। इस कंघी से बाल काटते ही मेरे सर पर छाया गंजापन सोने के केश में बदल गया। रुकिए, मैं अभी इस जादुई कंघी का कमाल दिखाती हूँ। ऐसा कहकर अलका उस जादुई कंघी से अपने सोने के बाल काटती है, जिससे उसके सोने के लुभावने लंबे बाल और ज्यादा तेज गति से बढ़कर जमीन को छूने लगते हैं। माँ, जल्दी से मेरे सोने के आधे बाल को काटकर अलग कर लो। मुग्धा अलका के आधे बाल काट देती है और फिर, पिताजी, इस सोने के बाल को आप सुनार से सौदा कराइए, इससे घर की बदहाली खत्म हो जाएगी। रसिक सुनार के हाथ अलका के सोने के बाल बेचकर घर की अवस्था को पहले जितना समृद्ध कर लेता है, जिसके बाद मुग्धा कहती है, बिटिया, अब तो घर की बदहाल और तेरे बाल दोनों लौट आए हैं। अब इस जादुई कंघी का क्या करेगी? माँ, बिना बालों के बेटी के जीवन पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है, इससे हम दोनों वाकिफ हो चुके हैं। अब इस जादुई कंघी से मैं उन लड़कियों और लोगों की मदद करूंगी जिनके बाल नहीं हैं। मुग्धा उस जादुई कंघी को लेकर उसी डॉक्टर के पास आती है। डॉक्टर साहब, पहचाना मुझे? अलका को देखकर डॉक्टर दंग होकर कहता है, अलका? जी डॉक्टर, उस रोज आप मेरी मदद नहीं कर सके थे, मगर आज मैं मुझ जैसे मरीजों की मदद करने आई हूँ जिन्होंने अपने बालों को खो दिया है। मगर ये कैसे मुमकिन होगा? इस जादुई सोने की कंघी से। मेरे सुनहरे बाल भी इसी जादुई सोने की कंघी से लौट कर आए हैं। जादुई सोने की चमचमाती कंघी के किस्से सुनकर डॉक्टर को एक किरण दिखाई देती है। कुछ देर बाद, अलका, ये सभी एलिप्सिया के मरीज हैं। बाल खोने के बाद किसी का मंगेतर उसे छोड़ के चला गया तो किसी के माँ बाप। बाल न बचने के बाद से इन सभी को मायूसी ने जकड़ लिया है। अलका बिस्तर पर पड़ी हुई जादुई कंघी को नैना नाम की एक गंजी लड़की के सिर पर लगाती है, जिसके साथ उसके लंबे घने सोने के चमकदार बाल उगाते हैं, जिसकी चमक से बालों की बची हुई बाकी मरीज भी अलका के पास आती हैं। अलका एक एक करके जादुई कंघी से सभी के बाल काटती है, जिसके साथ सभी लड़कियां सोने के बाल वाली खूबसूरत लड़कियों में बदल जाती हैं। तुम्हारा शुक्रिया, आज तुम्हारे कारण हम सभी के केश उगाए, वो भी सोने के। अरे शुक्रिया मुझे नहीं, इस जादुई सोने की कंघी को कहो, जिसने तुम्हें सोने के बाल की बड़ी पहचान दी है। शुक्रिया जादुई कंघी, तुमने हमारे बाल लौटाए। सभी के वहां से जाने के बाद डॉक्टर कहता है, अलका, आज तुम्हारी अथक प्रयास से इन सभी गंजी लड़कियों के चेहरे पर कई महीनों से छाया गम खत्म हो गया। वैसे क्या इस जादुई कंघी से मेरा गंजापन गायब हो सकता है? वो क्या है ना, डॉक्टर होकर भी मैं हेयर ट्रांसप्लांट से डरता हूँ, मगर ये जादुई कंघी तो पल भर में ही सिर पर सुनहरी खेती खड़ी कर दे रही है। हाँ डॉक्टर, इससे आपके सर के अधूरे बाल पूरे हो जाएंगे।
डॉक्टर जैसे ही उस जादुई कंघी से अपने सिर के आधे अधूरे बाल काटता है, उसके सिर के सारे बाल सोने के बाल में बदल जाते हैं। डॉक्टर उसे शुक्रिया अदा करता है, जिसके बाद अलका जादुई सोने की कंघी को लेकर गांव लौटती है, जहां गांव की गोमती कहती है, अरे अलका बिटिया, बताया नहीं तूने, तेरे इन जादुई सोने के बाल किस केश कांति से उगे हैं? गोमती काकी, मेरे सोने के लंबे बाल किसी केश कांति का नहीं, इस जादुई सोने की कंघी का कमाल है। ऐसा क्या? तो फिर जरा इस जादुई कंघी को एक बार मेरी बेटी सुचिता के परकटी से लगा दे। अलका सुचिता की जगह जगह छाई गंजेपन बालों से जादुई कंघी फेरती है, जिसके साथ उसके बाल सोने के चमकदार बाल में बदलकर कमर से नीचे लहराने लगते हैं। अच्छा काकी, मैं चलती हूँ। अलका, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे बाल चले जाने पर तुम्हारा कितना मजाक उड़ाया और नीचा दिखाया, मगर तुमने आज मेरी ही मदद की। जो हुआ उसे भूल जाओ और इस सोने के बाल के साथ खुश रहो। इस तरह अलका अपनी जादुई कंघी की कदर करते हुए निस्वार्थ भाव से आगे भी जरूरतमंद की भरसक मदद किया करती थी। 3 प्रेग्नेंट चुड़ैल बेटी। रात के समय बहुत जोर से बारिश हो रही थी। तभी एक वीरेंद्र नाम का आदमी जैसे ही अपने घर के अंदर जाता है, अंदर उसकी पत्नी के बराबर में उसकी 3 बेटियां पालने में लेटी होती हैं, जिन्हें देखकर वीरेंद्र बहुत खुश होता है और अपनी पत्नी से कहता है, शारदा, तुमने आज मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दिया है। वीरेंद्र को कई साल बाद एक साथ 3 बेटियां होती हैं। जैसे जैसे उसकी 3 बेटियां बड़ी होने लगती हैं, उन तीनों के अंदर एक अजीब सी शक्ति वीरेंद्र और शारदा को महसूस होती है। कई साल बाद जब उसकी 3 बेटियां बड़ी हो जाती हैं, एक दिन वीरेंद्र के घर पर एक आदमी आता है और उससे कहता है, मालिक, हमारी सहायता कीजिए। हमने कड़ी मेहनत करके फसल उगाई थी, लेकिन इतनी बारिश के कारण हमारी पूरी फसल खराब हो गई। देखिए, इस साल हमें भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। मैं आपकी ज्यादा सहायता तो नहीं कर सकता, लेकिन ये लीजिए, ये कुछ राशन है, ये आपके कुछ दिन काम आ जाएगा। तभी वीरेंद्र की बेटी गायत्री उसके पास आती है और उस आदमी से कहती है, रुकिए, जरा मेरी बात सुनिए। गायत्री इतना कहते ही उस आदमी के सिर के ऊपर हाथ रखती है। उसके हाथ रखते ही उसके हाथों से एक रोशनी निकलती है, जिसके बाद वहां चारों तरफ सोना, हीरे, जवाहरात इकट्ठा हो जाते हैं। ये लीजिए, ये सब आपके लिए है। अगर फिर कभी कोई परेशानी हो तो हमें जरूर बताइएगा। ये सब देखकर वो आदमी और वीरेंद्र अचंभित रह जाते हैं, जिसके बाद वो आदमी चुपचाप हीरे जवाहरात उठाकर वहां से चला जाता है। उसके जाते ही वीरेंद्र गायत्री से कहता है, अरे बेटी, ये सब तुमने कैसे किया? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वीरेंद्र के इतना कहते ही वहां सरस्वती माँ प्रकट होती हैं। वीरेंद्र, तुम्हारी 3 बेटियां मामूली बेटियां नहीं हैं, ये वरदानी बेटियां हैं। उन्हें वरदान दिया गया है ताकि वह गरीब और बेसहारा लोगों की मदद कर सकें। अपने सामने साक्षात सरस्वती माँ को देखकर वीरेंद्र की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो हाथ जोड़कर देवी माँ के सामने चुपचाप खड़ा रह जाता है। तभी सरस्वती माँ वहां से गायब हो जाती हैं। बेटियों, तुम तो मेरे घर में साक्षात लक्ष्मी का रूप लेकर आई हो। ऐसा कहकर वीरेंद्र अपनी 3 बेटियों को गले से लगा लेता है। जब भी किसी को मुसीबत पड़ती तो गायत्री अपनी शक्तियों से उन्हें धनवान बना देती। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई औरत प्रेग्नेंट ना हो पाती तो शिल्पा उसके सिर पर हाथ रखकर उसे मां बना देती। इनके साथ साथ वीरेंद्र की तीसरी बेटी उमा जब भी किसी निर्दयी को किसी बेबस पर अत्याचार करते हुए देखती तो वो उसे जान से मार देती। एक दिन वो 3 बहनें गांव की सैर करने के लिए निकलती हैं, जिसके बाद गांव के 3 लोग उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मेरा पति शराब के नशे में मुझ पर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा है। उसने मेरी बेटी को भी मार दिया, अब वो मुझे भी मारना चाहता है। बेटी, मेरी सहायता करो। मेरी बेटी की शादी है और मेरा पैसा चोरी हो गया है। मेरी पगड़ी उछलने से बचा लो बेटी। बहन, मेरी मदद करो। कई सालों से मुझे कोई संतान नहीं हुई है। मेरी झोली भर दो बहन, मेरी झोली भर दो। उन तीनों की बातें सुनने के बाद वो तीनों उन लोगों के ऊपर हाथ रखती हैं, जिसके बाद अंजलि प्रेग्नेंट हो जाती है। मोहनदास धनवान हो जाता है और मधु के पति का अपने आप एक एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन ये सब गांव का एक नागार्जुन नाम का लड़का देखता रहता है, जो कि गांव के मुखिया का बेटा होता है। वो उन तीनों बहनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था।
सभी लोग इनके गुणगान गाते जा रहे हैं। ये मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा, इन तीनों का कुछ तो करना ही होगा। इतना सोचकर नागार्जुन एक बड़े से ट्रक में बैठता है और ट्रक को बहुत ही तेजी से उन तीनों बहनों के ऊपर चढ़ा देता है, जिसके बाद वो तीनों बहनें मर जाती हैं। अब देखता हूं कौन मसीहा बनेगा इन गांव वालों का। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है, लेकिन शिल्पा, गायत्री और उमा मरने के बाद भी उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और वो बहुत भयानक चुड़ैल बन जाती है। अरे हम लोग तो मर चुके हैं, अब हम गांव वालों की मदद कैसे करेंगे? लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं आता कि हमें किसने मारा है और क्यों मारा है। जिसने भी हमें मारने की कोशिश करी है मैं उसे नहीं छोड़ूंगी और उससे हम तीनों की मौत का बदला जरूर लूंगी। लेकिन हम मरने के बाद भी लोगों की मदद जरूर करेंगे। हम बुरी चुड़ैलें नहीं हैं, हम अच्छी चुड़ैल हैं। तभी अचानक से उनकी तीन औरतों के ऊपर नजर पड़ती है जो प्रेग्नेंट होती हैं और बारिश में रोती हुई जा रही थी। अरे देखो जरा, वो औरतें कितनी परेशान लग रही हैं। चलो उनसे उनकी परेशानी के बारे में पूछते हैं। वो तीनों बहनें उन प्रेग्नेंट औरतों के बारे में पूछती हैं। इतने में एक शराबी शराब के नशे में कार चलाता हुआ तेजी से उन तीनों प्रेग्नेंट औरतों को मार कर निकल जाता है, जिसके बाद वो तीनों बहनें उन तीनों प्रेग्नेंट महिलाओं को बचाने के लिए भागती हुई उनके पास जाती हैं। हे भगवान, ये क्या हुआ? इनका तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। हमें इन तीनों को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। इतने में ही उन तीनों औरतों में से एक औरत कहती है, नहीं नहीं, हमें हॉस्पिटल ले जाने का समय नहीं है। तुम तीनों हमारी मदद कर सकती हो। हमें माफ कर दो, हम तीनों बहनें अब तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। हमारी बात मानो और हॉस्पिटल चलो। जरा इन दोनों की तरफ देखो, ये दोनों मर चुकी हैं। कुछ ही देर में मैं भी भगवान को प्यारी हो जाऊंगी। लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, हम तीनों की कोख में 3 बच्चे जन्म ले रहे हैं, उन्हें बचा लो, उन्हें बचा लो। उस औरत की बातें सुनने के बाद वो तीनों चुड़ैल बहनें रोने लगती हैं, जिसके बाद वो अपनी शक्तियों के द्वारा उनके पेट के बच्चे को अपने गर्भाशय में रख लेती है। तभी वो तीसरी औरत भी अपना दम तोड़ देती है, जिसके बाद उमा, शिल्पा, गायत्री उन तीनों औरतों के सिर के ऊपर हाथ रखती हैं, जिससे उन तीनों का बच्चा उमा, शिल्पा, गायत्री के गर्भाशय में पहुंच जाता है। जिसके बाद वो तीनों चुड़ैल बहनें गांव में यहाँ वहाँ भटकने लगती हैं। तभी एक दिन रात के समय उन्हें मुखिया के घर से कुछ आवाज आने लगती है, जिसे सुनने के लिए वो तीनों चुड़ैल बहनें मुखिया के घर की खिड़की के पास खड़ी हो जाती हैं और अंदर झांकने लगती हैं। अरे नालायक, ये तूने क्या किया? तूने देवी जैसी बच्चियों को मार दिया। अजी, मुझे तो इसे अपनी औलाद कहने में भी शर्म आती है। निकाल दो इसे घर से। ये सब देखने के बाद उन तीनों बहनों को ये समझने में देर नहीं लगती कि उनकी मृत्यु नागार्जुन ने की है। ये क्या? इसका मतलब इस आदमी ने हमें मारा है। हाँ, सही कहा, यही है हमारी मौत का कारण। इस आदमी ने हमसे हमारी जिंदगी छीन ली, इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। इतना कहते ही वो तीनों प्रेग्नेंट चुड़ैल बेटियां नागार्जुन के चारों तरफ घेरा लगाकर खड़ी हो जाती हैं, जिसके बाद वो नागार्जुन से कहती हैं, तुम्हारी वजह से आज हम लोग जीवित नहीं हैं। आखिर तुम होते कौन हो हमसे हमारी जिंदगी छीनने वाले? तुम जैसे लोगों की वजह से ही इस पृथ्वी पर बुराई है। आज हम तीनों बहनें इस बुराई को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। तुम बहुत निर्दयी हो, तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं, तुम्हें मरना होगा। अपने चारों तरफ चुड़ैल को इस तरह देखते हुए नागार्जुन घबरा जाता है, जिसके बाद नागार्जुन उन तीनों चुड़ैलों से कहता है, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। करेगा तो तब ना जब तू जीवित रह पाएगा। इतना कहते ही वो तीनों नागार्जुन का गला दबाकर उसे मार देती हैं, जिसके बाद वो तीनों अपनी कोख में पल रहे बच्चों के जन्म लेने का इंतजार करती रहती हैं। जैसे ही उन तीनों के बच्चे जन्म लेते हैं, उन तीनों चुड़ैलों के वरदान उनके बच्चों में चले जाते हैं, जिसके बाद वो तीनों बहनें अपने तीनों वरदानी बच्चों को अपने बूढ़े माँ बाप के पास छोड़कर वहाँ से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती हैं। गरीब का नसीब। शिव अपनी पत्नी प्रीति और अपने 2 बच्चे मीना और सुमित के साथ रहता था। वो अपने घर का गुजारा मामूली सा रिक्शा चलाकर किया करता था। वो अपने छोटे से परिवार के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था। और एक दिन शिव अपनी पत्नी के साथ रिक्शे में बाजार जा रहा था कि तभी उसका रिक्शा अचानक खराब हो जाता है। अरे भगवान, मेरा रिक्शा तो पंचर हो गया। एक काम करो, मैं रिक्शे को बनवा कर आता हूँ, तब तक तुम घर के लिए सब्जियां ले लो। ठीक है शिव जी।
इतना कहकर शिव अपना रिक्शा बनवाने के लिए दुकान पर चले जाता है। वहीं दूसरी तरफ प्रीति सब्जियां ले रही होती है। प्रीति सब्जी लेकर वापस शिव के पास आ ही रही होती है कि तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से प्रीति अपनी जान गंवा देती है। थोड़ी देर बाद जब शिव अपना रिक्शा बनवाकर मार्केट की तरफ आ रहा होता है, तब उसे वहाँ पर एक भीड़ दिखाई देती है। जब वह भीड़ के अंदर जाता है तब वह अपनी पत्नी प्रीति की लाश देखता है। प्रीति की लाश देखकर शिव को एक झटका सा लग जाता है और अपनी बीवी को पकड़कर वो फूट फूट कर रोने लगता है। थोड़ी देर बाद कुछ लोग प्रीति की लाश को उठाकर शिव के रिक्शे में रख देते हैं और उसके बाद शिव अपनी बीवी की लाश को लेकर अपने घर पहुंचता है। जब उसके 2 छोटे छोटे बच्चे ये देखते हैं तो बहुत रोते हैं। अगले 24 घंटे बाद शिव अपनी बीवी प्रीति की लाश का अंतिम संस्कार कर देता है। पिताजी, अब तो मम्मी हमारे बीच में नहीं रही, अब हमारी देखभाल कौन करेगा? हाँ पिताजी, हम लोगों को खाना बनाकर कौन खिलाएगा? बच्चों, आज से तुम्हारा ख्याल मैं ही रखूंगा। आज से तुम्हारी माँ मैं ही हूँ और पिता भी मैं ही हूँ। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो बस एक बार मुझे बता दिया करना बेटा। शिव ने अपने बच्चों को तो संभाल लिया था, लेकिन वह खुद को नहीं संभाल पा रहा था। उसको झटका सा लगा हुआ था। वह अपना रिक्शा तो चलाता, लेकिन दिन रात अपनी पत्नी के बारे में ही सोचता रहता। ऐसे ही कुछ समय बीत जाते हैं और एक दिन शिव रोड पर बेहोश हो जाता है और जब उसको होश आता है तब वह अपने घर जाता है और घर जाकर सो जाता है। ये देखकर उसके बच्चे बोलते हैं, पापा, पापा आपको क्या हो गया है? पिताजी बताइए आपको क्या हो गया है? उनके इतना बोलने के बाद भी शिव कोई जवाब नहीं देता और बच्चों को जवाब ना मिलने पर, एक काम कर, तू डॉक्टर अंकल को बुला ले, वो देखकर इनका इलाज करेंगे। ठीक है, मैं अभी डॉक्टर अंकल को बुला कर लाता हूँ। इतना कहकर सुमित डॉक्टर को बुला कर ले आता है। थोड़ी देर तक डॉक्टर शिव का चेकअप करते हैं और उसके बाद डॉक्टर बच्चों से बोलता है, बच्चों तुम्हारे घर में कोई भी बड़ा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूँ कि तुम अपने पिता का अच्छे से ख्याल रखा करो, और अगर तुम अपने पिता का ख्याल नहीं रखोगे तो तुम अपनी माँ की तरह इन्हें भी खो दोगे। पर कैसे डॉक्टर अंकल? क्योंकि तुम्हारे पापा बहुत ही ज्यादा चिंता ले रहे हैं और चिंता की वजह से उन्हें ब्रेन ट्यूमर होने की शिकायत है, इसलिए उन्हें चिंता लेने से रोको बेटा। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। ये बात सुनकर मीना और सुमित बहुत ही रोने लगते हैं और आपस में एक दूसरे से बोलते हैं, दीदी हम पिताजी को कोई भी चिंता नहीं करने देंगे। हाँ सुमित, तुम सही बोल रहे हो। अगर हमने पिताजी को चिंता में रहने दिया तो पिताजी भी हमें माँ की तरह छोड़कर चले जाएंगे। उन दोनों की ये बात शिव सुन लेता है और ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले दिन जब से शिव अपना रिक्शा चलाने के लिए जाता है तभी वहाँ पर उसके बच्चे भी पीछे पीछे आने लगते हैं। उनको पीछे देखकर शिव उनसे बोलता है, बच्चों तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? पिताजी आपको चिंता नहीं करना है, और अगर हम आपके साथ नहीं रहेंगे तो हमें पता है आप चिंता में ही रहोगे। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, हम नहीं चाहते कि आप भी हमें माँ की तरह छोड़कर जाओ, इसलिए हम भी आपके साथ रिक्शा चलाने में आपकी मदद करेंगे। इतना सब सुनकर शिव रोने लगता है और अपने बच्चों को गले लगा लेता है। थोड़ी देर बाद शिव अपनी सवारी को बैठाकर रिक्शा चलाने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और उनके बच्चे उसके साथ रिक्शा चलाने में उसकी मदद करते हैं। शिव आए दिन कमजोर होता ही जा रहा था और ऐसे ही एक बार शिव के रिक्शे पर एक बड़ा ही नेक और दयालु इंसान बैठता है। आगे से शिव रिक्शा चला रहा था और पीछे से दोनों बच्चे उस रिक्शे को धक्का मार रहे थे। ये देखकर वह आदमी बच्चों से पूछता है, अरे बच्चों, जब तुम्हारे पापा रिक्शा चला रहे हैं तो तुम पीछे से रिक्शे को धक्का क्यों दे रहे हो? अंकल जी, मेरे पिताजी बीमार हैं और वो रिक्शा ज्यादा नहीं चला पाते हैं, इसलिए हम पीछे से धक्का मार के उनकी मदद करते हैं। बच्चों की ये बात सुनकर उस भले आदमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो शिव से बोलता है, भैया आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम शिव है। भैया शिव, तुम्हारे बच्चे सच में एक अनमोल रतन है और तुम्हारे पास एक नहीं दो अनमोल रतन है, तुम इसको कभी भी मत खोना। थोड़ी देर बाद वह आदमी अपने घर आ जाता है और अपने घर के बाहर खड़े होकर शिव से बोलता है, भाई तुम्हारे बच्चों ने मेरा दिल जीत लिया है। तुम्हारे बच्चों के नाम पर मैं तुम्हें एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहता हूँ, तुम उसे लेने से मना मत करना।
जी बिल्कुल। शिव के इतना कहते ही वो भला आदमी शिव को एक ऑटो दे देता है। ये देखकर शिव बोलता है, अरे नहीं नहीं साहब, मैं ये नहीं ले सकता। तुम बीमार लगते हो शिव, तुमने कभी ये सोचा अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे इन छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? तुम आगे रिक्शा चलाते हो, पीछे तुम्हारे बच्चे रहते हैं, अगर उन्हें ही कुछ हो गया तो तब तुम क्या करोगे? आत्मसम्मान अच्छी बात है और मैं तुम्हारे आत्मसम्मान की रिस्पेक्ट भी करता हूँ, पर तुम अपने बच्चों के बारे में जरा सा सोचो, तुम्हारे सिवा उनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। उसकी इस बात से शिव सहमत होता है और उस आदमी के द्वारा दिए गए ऑटो को रख लेता है और धीरे धीरे करके अब वह अमीर होने लगता है और वह खुशी से रहने लगता है। थोड़े दिन बाद जब उसके पास थोड़े पैसे होते हैं तब ऑटो के पैसे वह उस भले आदमी को दे देता है और खुशी से अपने बच्चों के साथ रहने लगता है।